फुल कंसंट्रेशन से बैठिएगा और हाथ में पेन और कॉपी ज़रूर रहनी चाहिए। दिस इज चैप्टर नंबर 3, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, comparative statement and common size statement. In the previous class, we studied chapter number 2, in which we studied about the financial statement analysis, and we studied that for financial statement analysis, we do have 4 tools. What was those? The first one was ratio analysis. The second one was comparative statement. The third one was uh, common size statement, and the fourth one was cash flow statement. So from those 4 tools, comparative statements and common size statements will be studied in this chapter. Today we will complete, or today we will just study about the comparative statement, and common size statement will be studied tomorrow. Today we will concentrate over the part that is comparative statement, and common size statement will be taught tomorrow. Now, in the comparative statement, what we have to study? We have to study both, that is comparative balance sheet as well as comparative income statement, comparative पोजीशन स्टेटमेंट एज वेल एज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, मीनिंग वगैरह पे मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करूंगा, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग पिछले चैप्टर में इसका मीनिंग समझ चुके हैं और बुक में से भी आप थियोरेटिकली उसको पढ़ सकते हैं। आई एम डायरेक्टली कमिंग टू द फॉर्मेट ऑफ द comparative balance sheet, that how you have to present the solution in your examination. अगर आपको एग्जामिनेशन में कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन आता है तो उसे आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो मैं आपको सिंपली डायरेक्टली अब बताने जा रहा हूँ। पूरा कंसंट्रेशन देना है, फुल माइंड को ओपन करके बैठना है। देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मेट पे कंसंट्रेट करेंगे। वी डू हैव द फॉर्मेट ऑफ comparative balance sheet. Now we all had already in chapter number first we had studied the format of balance sheet. Balance sheet में 2 parts होते हैं, equity and liabilities and assets. After that equity and liabilities can be further classified into 2 parts. Equity and liabilities can be further classified into 4 subparts, and assets can be further classified into 2 subparts. उसी को as it is आप बना देंगे, particulars, note number, previous year एंड करंट ईयर। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेट करने की है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 3 में पार्ट फर्स्ट में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है, उसमें अमाउंट्स में पहले करंट ईयर होता है और फिर प्रीवियस ईयर होता है। याद आ रहा है आप लोगों को? चैप्टर नंबर 1 में जो आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा है उसमें पहले करंट ईयर का कॉलम है और उसके बाद में प्रीवियस ईयर का कॉलम है। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, इसमें हम पहले प्रीवियस ईयर को लिखेंगे और उसके बाद में हम करंट ईयर को लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार बच्चे ऐसी मिस्टेक कर देते हैं और उसके बाद में फिर आगे जब आप परसेंटेजेस डिफरेंस कैलकुलेट करते हो या परसेंटेज कैलकुलेट करते हो ना, तो वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम करंट में से प्रीवियस को माइनस करने के बजाय प्रीवियस में से करंट को माइनस कर देते, क्योंकि कॉलम में अमाउंट हमने गलत लिख दी है एज इट इज कॉपी करने के चक्कर में। ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है कि जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना कि करंट ईयर का कॉलम कौन सा है और प्रीवियस ईयर का कॉलम कौन सा है। और जब आप फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें पहला कॉलम आपका प्रीवियस ईयर का होगा और दूसरा कॉलम आपका करंट ईयर का होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? पहला कॉलम प्रीवियस ईयर के लिए होगा, फॉर एग्जांपल 2019, और सेकंड कॉलम आपका करंट ईयर का होगा, फॉर एग्जांपल 2020। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं हम किस पे? आपका नेक्स्ट कॉलम विच इज रिटन एज एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। दिस इज कॉलम नंबर सी and it has been calculated how C have been calculated by B minus A। तो B में क्या दे रखा है? B में आपको करंट ईयर के फिगर्स दे रखे हैं और A में आपको प्रीवियस ईयर के फिगर्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हेडिंग आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? देखिए आप जरा, यहाँ पे आपको सबसे पहला आइटम दे रखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना? अगर मान लीजिए आपको इक्विटी शेयर कैपिटल के बैलेंसेस गिवन थे, करंट ईयर में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपीज का, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 5 लाख रुपीज का आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है करंट ईयर का, और प्रीवियस ईयर का अगर आपको
इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है सपोज 4 लाख रुपीस का, प्रीवियस ईयर का आपका इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है सपोज 4 लाख रुपीस का। ये मैं हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूँ फॉर्मेट को एक्सप्लेन करने के लिए, अदरवाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से मैंने डेटा लिया कि अगर आपको करंट ईयर का इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है 5 लाख और प्रीवियस ईयर का इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है आपको 4 लाख, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज वाले कॉलम में आप इक्विटी शेयर कैपिटल का एब्सोल्यूट चेंज कितना लिखेंगे 1 लाख, करंट ईयर 1 लाख माइनस प्रीवियस ईयर 4 लाख, तो आपके पास में 1 लाख रुपीस का एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है कि करंट ईयर के फिगर में से प्रीवियस ईयर का फिगर लेस कर दीजिए, तो जो आपके पास में अमाउंट आता है, और वो इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी आ सकता है, उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, वो इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है। अगर इंक्रीज है तो पॉजिटिव है, और अगर डिक्रीज है तो नेगेटिव में आ जाएगा। अगर नेगेटिव में आएगा तो आप क्या करेंगे बताइए जल्दी से, अगर नेगेटिव फिगर आता है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? नेगेटिव फिगर ब्रैकेट में, एग्जैक्टली, वेरी गुड, नेगेटिव फिगर्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू ब्रैकेट्स, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास पॉजिटिव आया है तो इसलिए यहाँ पे हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम कॉलम, लास्ट कॉलम पे, कॉलम नंबर डी, जिसको लिखा हुआ है इट इज रिटन एज परसेंटेज चेंज और इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? दिस कॉलम नंबर डी विल बी कैलकुलेटेड एज कॉलम नंबर सी डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर ए मल्टीप्लाई 100, यानी कि जो आपका एब्सोल्यूट चेंज आया था, एब्सोल्यूट चेंज आपने यहाँ पे कैलकुलेट कितना किया, ₹1 लाख का, और प्रीवियस ईयर में मैंने आपको कितना बताया था कि प्रीवियस ईयर में आपके पास में इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा था ₹4 लाख का, है ना। तो आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एब्सोल्यूट चेंज दैट इज ₹1 लाख डिवाइडेड बाय amount of the previous year that is ₹4 lakh, okay, absolute change upon the data of the previous year and multiply 100। जब आप मल्टीप्लाई 100 करोगे तो आपके पास में जो अमाउंट आएगा या जो फिगर आएगा वो किस में आएगा? वो परसेंटेजेस में आएगा। जब आप उसको मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं तो जो आपके पास आएगा वो फिगर वो परसेंटेज में आएगा। तो बताइए 1 लाख अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाई 100 करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा? इट विल कम टू बी रुपीज, सॉरी इट विल कम टू बी 25, है ना। इसको सिंपल कैलकुलेशन से, तो अरिथमेटिक है, आप लोग जानते ही हैं परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट करना। तो ये आपका फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ भी है और ये आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, बस इतना सा ही है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट का टॉपिक ही खत्म हो गया। देखिए कितना इजी है। फिर से एक बार रिव्यू देता हूं मैं आपको। सबसे पहले आप पर्टिकुलर्स का कॉलम बना लीजिए। तो पर्टिकुलर्स के कॉलम में तो आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज आपको जो क्वेश्चन में दे रखा होगा वो एज इट इज लिख देना है। नोट नंबर में ना पहले कुछ लिखा था ना भी कुछ लिखना है, ठीक है। फिर आती है बात, प्रीवियस ईयर का कॉलम पहले बनाना है और करंट ईयर का कॉलम पहले बाद में बनाना है। ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला कॉलम आपका प्रीवियस ईयर का होना चाहिए और उसके बाद वाला कॉलम आपका करंट ईयर का होना चाहिए। यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आप एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करोगे। एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का अमाउंट लेस कर दीजिए। जो अभी आपकी सिचुएशन है उसमें से प्रीवियस ईयर वाला लेस कर दो तो आपके पास एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। फिर आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? आपने जो एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट किया है उस एब्सोल्यूट चेंज को आप डिवाइड कर दीजिए प्रीवियस ईयर के अमाउंट से। ये चीज ध्यान रखनी है कि जो एब्सोल्यूट, क्योंकि बेस कौन सा है, आप ये देखो कि बेस क्या है। बेस तो प्रीवियस ईयर है ना, कि प्रीवियस ईयर से अभी तक पहले मेरे पास 4 लाख रुपीस का इक्विटी था, फिर 5 लाख का हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा, ये कितना परसेंट बढ़ा मुझे निकालने के लिए तो मैं प्रीवियस ईयर को बेस लूंगा ना। तो एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो आपके पास में परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। और यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। दैट इज C is the absolute change divided by A is the previous year multiply 100, ये आपका परसेंटेज चेंज आ गया। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी के माइंड में लग रहा है तो पूछ लीजिए। हालांकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम अभी करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मेट को माइंड में सेट करना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट को आपको वर्टिकली कुछ भी समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि एज इट इज बैलेंस शीट बनी हुई है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, ये एज इट इज आपको क्वेश्चन में से कॉपी करना है। फर्स्ट 4 कॉलम्स आपको जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में करना होगा वो तो कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 में करना होगा। एक में आपको एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करना है, दूसरे में आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। बाकी स्टार्टिंग के 4 कॉलम्स तो आपको एज इट इज कॉपी करने, क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। यहाँ किसी के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछिए स्टूडेंट्स जल्दी से।
अब मैं क्लियर है यहाँ सर। पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ पेज को, जिससे कि आपको समझ में आ पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जामिनेशन में मार्क्स स्कोर करने के कंसर्न में। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलम नंबर 1, 2, 3 एंड 4, स्टार्टिंग के 4 कॉलम्स जो आपके हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4, ये आपको एज इट इज क्वेश्चन में से कॉपी करने हैं, ये मैंने आपको बताया। तो स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हीं को कॉपी कर देते हैं और उसके बाद में फिर वो एब्सोल्यूट चेंज वर्टिकली सारे सबका एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट कर देते हैं, क्योंकि क्या करना है माइनस ही करना है तो थोड़ा जल्दी हो जाता है, फिर ऐसे कर देते हैं और फिर एंड में वो परसेंटेज का कॉलम कैलकुलेट करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टाइम कम होता है लास्ट में, क्योंकि ये तो क्वेश्चन जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का ये लास्ट में आएगा आपके एग्जामिनेशन में, तो टाइम कम होता है तो स्टार्टिंग के कॉलम्स तो बना देते हैं और परसेंटेज कैलकुलेट करना वो रह जाता है, क्योंकि उनके पास में टाइम खत्म हो जाता है तो परसेंटेज कैलकुलेट करने से उनका रह जाता है। स्टार्टिंग के 5 कॉलम्स जो उन्होंने बनाए, स्टार्टिंग के 5 कॉलम्स बनाने पर उनको पूरे 0 मार्क्स मिलते हैं। उनको 4 मार्क्स के क्वेश्चन में, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में कुछ भी मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको इस क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है। हॉरिजॉन्टली का मतलब, पहले आप फॉर्मेट तो पूरा बना लो, यानी कि ऑल द 5 कॉलम्स बना लिए, लेकिन उसके बाद में जब उसमें लिखना शुरू करो तो पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड के आइटम्स लिखी, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा और उनका प्रीवियस ईयर करंट ईयर का अमाउंट, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, सारी चीज एक हॉरिजॉन्टली पहले कैलकुलेट कर दो, यानी परसेंटेज तक का कैलकुलेट कर दो। अब मान लीजिए नीचे का क्वेश्चन आपका छूट गया, आपके पास टाइम नहीं बचा और बाकी का आप क्वेश्चन अगर नहीं कर पाए तो भी आपको 4 में से 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने इक्विटी शेयर कैपिटल के परसेंटेज तक का आपने कैलकुलेट कर दिया। ये करने के बाद में फिर आप क्या करो, फिर आप नॉन करंट लाइबिलिटीज को लिखो। नॉन करंट लाइबिलिटीज का आप उसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, सब चीज कैलकुलेट कर दो, एंड तक का परसेंटेज कैलकुलेट कर दो। अब मान लीजिए आगे का क्वेश्चन अगर आपका छूट भी गया तो कोई टेंशन नहीं है, आपको 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि आपने शेयर कैपिटल का भी परसेंटेज कैलकुलेट किया है और आपने नॉन करंट लाइबिलिटीज का भी परसेंटेज कैलकुलेट किया है। और इसी सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि एक आइटम आप लिखिए, उसके अमाउंट्स लिखो, उसके एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करो, उसका परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो और उसके बाद में क्वेश्चन में आगे बढ़ो। सिर्फ वर्टिकली कॉलम लिख देने से आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सबके माइंड में? यस सर। सर। कोई भी कंफ्यूजन अगर किसी को लग रहा है स्टूडेंट्स तो बिल्कुल पूछ लीजिए। जैसे कि आपको पता है थोड़ा सा हम स्पीड में चल रहे हैं तो रिवीजन वगैरह का टाइम मिल नहीं पाएगा, तो कोई कंफ्यूजन अगर लग रहा है तो आप देख सकते हैं, नीचे पूरा बैलेंस शीट का एज इट इज फॉर्मेट बना हुआ है और सिंपली आपको कैलकुलेट करते जाना है। जो आपके फिगर्स दे रखे होंगे उनको लिख के पहले एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करना है और फिर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है ना। कोई डाउट हो अगर किसी के माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी स्टडी किया और अब हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या लिख रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। नाउ इन दिस वन आपको फिगर्स क्या दे रखे हैं, 2019 का दिया है और 2018 का दिया है, यानी कि पहले करंट ईयर दिया है और फिर प्रीवियस ईयर दिया है। याद रखना है जो हमारा कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम बनाएंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे फिर करंट ईयर लिखेंगे, है ना, ये चीज याद रखने की है। तो ये आपको एक सिंपल बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, सारे फिगर्स दे रखे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ समझाने का है नहीं, ये तो क्वेश्चन गिवन है सिंपल सा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे कि जो फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट में आई होप आपको कॉलम्स याद हो गए होंगे अच्छी तरह से। क्या थे, सबसे पहला पर्टिकुलर्स का कॉलम है, फिर नोट नंबर है, फिर कौन सा ईयर आएगा, अमाउंट के कॉलम के लिए कौन क्या लिखेंगे सबसे पहले आप। प्रीवियस ईयर। तो देखिए प्रीवियस ईयर। ये आपके सामने फॉर्मेट आ गया। फॉर्मेट में मैंने सबसे पहला कॉलम बनाया है पर्टिकुलर्स का, सेकंड कॉलम मैंने बनाया है किसके लिए, नोट नंबर के लिए, और थर्ड कॉलम मैंने जो बनाया है वो 2018 का बनाया है, 2018 यानी कि प्रीवियस ईयर। और उसके बाद में मैंने करंट ईयर का कॉलम बनाया है। मैंने मीन्स ऑब्वियसली बुक में प्रिंटेड है, मैंने तो क्या बनाया। सो सो ये ध्यान रखना है कि मेन बैलेंस शीट में आपको करंट ईयर कौन सा दे रखा है और प्रीवियस ईयर कौन सा दे रखा है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट के फॉर्मेट में आपके
पहले कॉलम प्रीवियस ईयर का आना चाहिए और फिर कॉलम आपका करंट ईयर का आना चाहिए। अच्छा, आई थिंक अब मुझे क्वेश्चन को ऊपर स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कॉलम नंबर, फर्स्ट पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और ये वाले जो हैं, ये तो एज इट इज क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है, तो बार बार मुझे ऊपर स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। आप उस चीज को समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में से देख देख के ये फिगर्स को हमने लिख दिया है ना। एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, करंट ईयर प्रीवियस ईयर वाला क्लियर हो जाए, जिससे कि देखिए 2018 का टोटल कितना दिख रहा है आप लोगों को। 2018 का टोटल है 50 लाख, जो कि मैंने पहले लिखा है ना। अब एक बार स्क्रॉल करते हैं और ये रहा मेरा 2018 जो कि बाद में लिखा हुआ है, और उसी 2018 का जो टोटल दे रखा है आपका, ये 50 लाख रुपीस यहाँ पे दे रखा है। यानी कि पहले 2018 लिखना है वहां पे फॉर्मेट में आपको, और उसके बाद में आपको 2019 लिखना है। क्लियर है इतना? तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, है ना। अब हम आते हैं कि आपको इस नो स्टेटमेंट सर। को सॉल्व कैसे करना है। बहुत इजी है, सिंपली क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, यही तो है। तो देखिए, जो आपका कॉलम नंबर फर्स्ट है उसमें आपने एज इट इज पर्टिकुलर्स के आइटम्स को लिख दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने नोट नंबर में तो कुछ लिखना नहीं था, प्रीवियस ईयर के फिगर्स को आपने एज इट इज लिख दिया, करंट ईयर के फिगर्स को आपने एज इट इज लिख दिया। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एब्सोल्यूट चेंज फॉर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल मेरा पहले 25 लाख था, उसके बाद में करंट ईयर में भी 25 लाख ही रह गया, तो चेंज कितना आया, चेंज विल बी 0। जब मेरा एब्सोल्यूट चेंज 0 आया तो मेरा परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। रिजर्व सरप्लसेस पे प्रीवियस ईयर में 5 लाख था, करंट ईयर में 6 लाख हो गया, यानी कि 1 लाख का इंक्रीज हो गया। तो अब आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, मैंने अभी अभी आपको बताया था, एब्सोल्यूट चेंज दैट इज रुपीज 1 लाख डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर। तो डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर कितना है हमारे पास में, प्रीवियस ईयर हमें दे रखा है 5 लाख। ठीक है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, है ना, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100 जब आप करोगे तो आपके पास में आ जाएगा कितना, आपके पास में आ जाएगा 20%। ये आपके पास में, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। मैंने कहा था कॉपी और पेन लेके बैठना, तो अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठे तो आप कैलकुलेट करके देखो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 मैंने नहीं लिखा, लिख देता हूँ। 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई 100 आप करके देखो, क्या आपका 20% आ रहा है या कुछ और आ रहा है। यस सर, 20%। ना, तो ये बहुत सर इजी है, 20%। कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने प्रीवियस ईयर का अमाउंट दे रखा है 5 लाख, करंट ईयर का अमाउंट दे रखा है 6 लाख, उससे हमने एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट कर लिया कि भी 1 लाख का इंक्रीज है। और उसके बाद में ये एब्सोल्यूट चेंज को डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर कर देना, यानी 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख किया तो हमारे पास में ये 20% आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज का साइन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टॉप में कॉलम में लिख दिया है ऊपर परसेंटेज। तो जब ऊपर टॉप में लिख दिया परसेंटेज तो नीचे परसेंटेज का साइन लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप लगा देते तो कोई टेंशन नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज का साइन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब इसी तरह से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 15 लाख पहले था और अभी भी 15 लाख है, चेंज कितना आया, 0। जब 0 का चेंज आया तो परसेंटेज चेंज भी 0 हो जाएगा आपका। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स पहले 2,25,000 था, अब 2,40,000 हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 15,000 का इंक्रीज हो गया। कैसे कैलकुलेट करोगे परसेंटेज, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 15,000 है ना, ये 15,000 डिवाइडेड बाय 2,25,000 प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट लेना है। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 2,25,000 मल्टीप्लाई 100 अगर आप करोगे तो आपके पास में परसेंटेज आ जाएगा 6.67% आपके पास आ जाएगा। ट्रेड पेबल्स का पहले 2 लाख का था, फिर 2,25,000 हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 25,000 का इंक्रीज हो गया। तो कैसे कैलकुलेट करोगे परसेंटेज, 25,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, है ना। जो एब्सोल्यूट चेंज आपका आया है उस एब्सोल्यूट चेंज को आप डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के अमाउंट से। फॉर्मूला भी लिखा हुआ है ऊपर। तो जो एब्सोल्यूट चेंज आपका है 25,000, दिस 25,000 विल बी डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर अमाउंट। और प्रीवियस ईयर में हमारा ट्रेड पेबल्स कितना था, प्रीवियस ईयर में हमारा ट्रेड पेबल्स था 2 लाख रुपीज का। तो 25,000 को जब आप 2 लाख से डिवाइड करते हैं और आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो आपके पास में आ जाता है 12.5%, है ना। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और फिर आ जाएगा 12.5%। अच्छा, ये कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट अमाउंट लिखना है। कैलकुलेशन तो आपका सब वर्किंग नोट में आप बनाना या रफ में करना जैसे भी, लेकिन हाँ कैलकुलेशन सही करना, ठीक है। कोई कंफ्यूजन किसी के मायने, आप नीचे तक पूरा कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, वही सेम प्रोसेस चल रहा है। हाँ, यहाँ दिखा देता हूँ मैं, देखिए इन्वेंट्रीज
इन्वेंट्रीज में प्रीवियस ईयर का इन्वेंट्री है 7,50,000 और करंट ईयर का इन्वेंट्री है 5,50,000। यानी कि क्या हो गया, जो आपका चेंज है एब्सोल्यूट चेंज नेगेटिव में आया है तो हमने ब्रैकेट बना दिया भाई, 7,50,000 से 5,50,000 रह गया यानी कि नेगेटिव चेंज है तो हमने उसको ब्रैकेट बना दिया। और जो परसेंटेज कैलकुलेट किया उसका फॉर्मूला तो वही है 2 लाख अपॉन 7,50,000 मल्टीप्लाई 100, लेकिन जो परसेंटेज आया है वो भी माइनस में आएगा यानी कि उसके आगे भी ब्रैकेट बना देना है, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट चेंज आपका नेगेटिव है तो परसेंटेज भी नेगेटिव में ही आना है ना। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी के माइंड में है तो पूछ लीजिए, वरना मैं इसके आगे की बात बताता हूं। ठीक है, तो अब आप ये सुनिए, लास्ट चीज इससे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो मुझे बतानी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये कि जब आप डेसिमल में अगर कोई फिगर आपका आ रहा हो तो उसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। डेसिमल में जो आपके आते हैं, तो डेसिमल में जो भी आपके, अगर आपका राउंड ऑफ में आ गया पूरा का पूरा तो टेंशन ही खत्म है। जैसे कि यहाँ पे 20% आ गया था तो 20% के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ और यहाँ पे 10% आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये यहाँ 20% आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो फिगर्स आपके डेसिमल में आते हैं तो उसके लिए याद रखना, यू विल कैलकुलेट दैट फिगर टू द 3 डेसिमल प्लेसेस एंड आफ्टर दैट यू विल राउंड ऑफ इट टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। आप उसे, कई बार बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करते हैं और उसको 1 डेसिमल पर राउंड ऑफ कर देते हैं, या फिर कई बार करते हैं सिर्फ 1 डेसिमल तक ही कैलकुलेट करते हैं और छोड़ देते हैं। ऐसे में मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। आपको क्या करना है, जब भी कोई डेसिमल में फिगर आता है तो आपको उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करना, और 3 डेसिमल प्लेस पे कैलकुलेट करने के बाद में आप उसको 2 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ कर देना। क्लियर है सबके माइंड में? यस सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव वाला टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे, तो मैंने आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट एक्सप्लेन कर दिया। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है, दिस इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ऊपर हेडिंग देख सकते हैं आप, हेडिंग लिखी हुई है, दिस इज फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव statement of profit and loss. So comparative statement of profit and loss also known as comparative income statement। ठीक है, क्या है, देखिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज जो आपने चैप्टर नंबर 1 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पढ़ा था, सारी आइटम्स उसी सीक्वेंस में लिखी हुई हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, total revenue, expenses, then profit before tax एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारी आइटम एज इट इज उसी सीक्वेंस में लिखी हुई है। कुछ भी इसमें आपको अपनी तरफ से माइंड अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एज इट इज जो क्वेश्चन आएगा उसको एज इट इज कॉपी कर देना होगा उसमें आपको। हाँ, फिर से वापस जो याद रखने की, ध्यान रखने की बात है वो क्या, पहले प्रीवियस ईयर का कॉलम बनाना और फिर करंट ईयर का कॉलम बनाना। हो सकता है जो आपको स्टेटमेंट वो क्वेश्चन में देगा, उस क्वेश्चन में पहले करंट ईयर का कॉलम हो और बाद में प्रीवियस ईयर का कॉलम हो, तो ये गलती आप मत कर देना कि उसको एज इट इज कॉपी करो, क्योंकि यहाँ पे जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में पहले प्रीवियस ईयर का कॉलम है और फिर करंट ईयर का कॉलम है। और उसके आगे तो शायद मुझे कुछ समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। एब्सोल्यूट चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को लेस करके। अगर पहले के मुकाबले अभी बढ़ गया है यानी पॉजिटिव है, पहले के मुकाबले अभी कम हो गया है इसका मतलब नेगेटिव है। परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके स्क्रीन पे फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, दैट इज C डिवाइडेड बाय A। C स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट चेंज, A स्टैंड्स फॉर प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। और ये आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कंप्लीट फॉर्मेट हो गया। अगर क्लियर है तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम इसके बेसिस पे कर लेते हैं। कोई डाउट हो तो बोलना, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा हुआ है, दिस इज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड। ये हमें बनाना है। तो देखिए पर्टिकुलर्स में आपको उसी सीक्वेंस में सारी चीजें दे रखी हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, अदर इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो इसको तो आप एज इट इज कॉपी कर दोगे। जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या, यहाँ पे पहले करंट ईयर दिया है और फिर प्रीवियस ईयर दिया है, लेकिन जब आप फॉर्मेट में बनाओगे तो फॉर्मेट में आप पहले क्या बनाओगे, फॉर्मेट में हम पहले प्रीवियस ईयर का कॉलम बनाएंगे और फिर करंट ईयर का कॉलम बनाएंगे, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा बस एक आपको ध्यान रखने का है। देखिए मैंने स्क्रॉल किया, स्क्रॉल कर अभी पूरा नहीं किया है मैंने, आप देख सकते हो कि यहाँ पे
जो 2019 पहले दे रखा था वो तो कहाँ लिखा है इसने, बाद में लिखा है, और जो 2018 प्रीवियस ईयर है वो इसने पहले लिखा है। तो ये एक छोटा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में पहले प्रीवियस ईयर आएगा और बाद में करंट ईयर आएगा। बस ये चीज आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, ठीक है। और अमाउंट्स का भी एक दो का मैं बता देता हूँ, जिससे उसके बाद में फिर पूरा स्क्रॉल कर दूंगा, मैं सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा। जैसे 2019 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 33 लाख दे रखा है, तो ये देखिए 2019 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 33 लाख लिख दिया एज इट इज। और 2018 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख दे रखा है, तो ये 2018 में 30 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया एज इट इज। बस यही करना है, फिगर्स को एज इट इज कॉपी कर देना है आपको, बिल्कुल भी माइंड यूज करने की जरूरत नहीं होगी इसमें, तो फिगर्स को एज इट इज कॉपी कर देना है। हाँ, एक ध्यान रखना, मैंने अक्सर नोटिस किया है अपन कॉपी करते समय ना या तो एक जीरो ज्यादा लगा देते हैं या एक जीरो कम लगा देते हैं, उसमें फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। जीरोस का बिल्कुल ध्यान रखना, जितने जरूरत है उतने ही लगाना, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन इस सॉल्यूशन को। एक्स लिमिटेड कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 एंड 19। सबसे पहले आपने पर्टिकुलर्स का कॉलम बनाया, पर्टिकुलर्स के बाद में आपके पास में क्या है, उसके बाद में नोट नंबर है, देन प्रीवियस ईयर है 2018 का, देन करंट ईयर है 2019 का। अब आपको एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, तो एब्सोल्यूट चेंज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को लेस करो। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले आपका 30 लाख था, फिर आपका 33 लाख हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 3 लाख रुपीज का इंक्रीज हो गया। परसेंटेज चेंज आप कैसे कैलकुलेट करोगे, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने के लिए आपको जो एब्सोल्यूट चेंज आपने कैलकुलेट किया है 3 लाख, उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, उसको आप डिवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, हमें 30 लाख रुपीज का दे रखा है। सो एब्सोल्यूट चेंज दैट इज 3 लाख डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर दैट इज 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास में कितना चेंज आ गया, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन इसको, फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो आपको रिकॉल करना, वही फॉर्मूला चलेगा, दैट इज एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई 100। फॉर्मूला वही रहना है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। तो हमने 3 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई 100 किया, तो हमारे पास में कितना परसेंट चेंज आ गया, द परसेंटेज चेंज इज 10%। इसी तरह से आप अदर इनकम को देखो, 60,000 पहले था, 60,000 अभी है, एब्सोल्यूट चेंज कितना है 0, तो परसेंटेज चेंज भी 0 हो गया आपका। इसके बाद में टोटल रेवेन्यू 3,60,000 पहले था, अभी 33,60,000 हो गया। हाउ मच इज द चेंज, 3 लाख इज द चेंज। कैसे कैलकुलेट करोगे परसेंटेज, 3 लाख डिवाइडेड बाय 30,60,000, ठीक है। ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ पे 10 है और उसको ऐड करके लिख दिया, ऐसा मत कर देना, सबको हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट करना है। मैंने पहले भी बताया, ईच एंड एवरी फिगर, ईच एंड एवरी डेटा विल बी कैलकुलेटेड इन हॉरिजॉन्टली। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 30,60,000 मल्टीप्लाई 100, तो आपके पास आ गया 9.80%। और इसी तरह से आगे के भी सारे परसेंटेज आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन अगर है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मुझे लगता है कि मैंने प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है और कोई डाउट नहीं बचा होगा। इसी बेसिस के यानी कि कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के और कंपैरेटिव बैलेंस शीट के और क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए अपनी बुक में से, ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 2 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, 2 क्वेश्चन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के और 2 क्वेश्चन कंपैरेटिव बैलेंस शीट के, मैं गारंटी दे सकता हूँ एग्जामिनेशन में जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा वो गलत नहीं होगा। और ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टली कैलकुलेट करना, वर्टिकली कैलकुलेट नहीं करना है। कोई कंफ्यूजन अगर है तो पूछ सकते हैं।